हेलो स्टूडेंट्स। मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम फर्स्ट 2 चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो थर्ड चैप्टर है वो शुरू करेंगे। और ये न्यू एनसीईआरटी के यदि हम देखें तो वहाँ पे चैप्टर 2 रहेगा, जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में ये आपका चैप्टर रहेगा चैप्टर 3। और ये जो चैप्टर है इसका आज हम फर्स्ट लेसन है या फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ 1 से लेके 15 एमसीक्यू हैं वो स्टडी करेंगे। और हालांकि चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट रहेगा तो थोड़ा सा हम इसमें ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर की, क्या कुछ डिस्कशन है, कौन कौन से टॉपिक रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमको थोड़ा सा आइडिया है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो तो होता है ह्यूमंस के अंदर। और यहाँ पे भी गैमेट्स बनते हैं जैसे फ्लावर में हमने पढ़ा था। और यदि हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस कैसे ऑर्गेनिज्म है, विविपैरस ऑर्गेनिजम्स हैं। विविपैरस मीन्स यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सबसे मेन जो इवेंट है वो रहता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन और इसके अलावा इससे पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और के बाद होने वाले जो इवेंट है उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इन्हीं का हम आइडिया डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस या कौन कौन से टॉपिक प्री फर्टिलाइजेशन में आएंगे, कौन से फर्टिलाइजेशन में और कौन से पोस्ट में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जैसा थोड़ा सा आइडिया हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था फ्लावरिंग प्लांट में, तो यहाँ पे भी क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इनका प्रोडक्शन होता है। मेल गैमेट का प्रोडक्शन कहाँ होता है, और मेल गैमेट को सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या बोलते हैं, स्पर्म। और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। और स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होती है, टेस्टिस में, जो कि मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है। और ओवम, ओवम की जो फॉर्मेशन है वो ओवरी के अंदर होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है। जो फॉर्मेशन है किसकी, स्पर्म की, उसको हम बोलते हैं स्पर्म एटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे वहां पे माइक्रो पोरोजेनेसिस हमने वर्ड यूज किया था, और यहाँ पे ओवम की जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलेंगे oogenesis। oogenesis। तो प्री फर्टिलाइजेशन में ये फर्स्ट इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर। और प्लांट्स में हमने उसके लिए पोलिनेशन वर्ड यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इनसेमिनेशन। क्योंकि मेल गैमेट को ही क्या करना होता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। और सीमन डिपोजिशन, सीमन को डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस होती है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो सीमन क्या होता है, जिसके अंदर सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म दोनों मिक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सीमन। और सीमन की डिपोजिशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। और इसी को हम यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म यूज करें, इसको गैमेट ट्रांसफर बोला जाता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है दोनों का फ्यूजन। जो गैमेट्स हमने डिस्कस किए हैं, स्पर्म, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एंटर करता है किसके अंदर, एग के अंदर। और एग के न्यूक्लियस के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज। और इसी फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। और जाइगोट के बाद
इससे के अंदर डिवीजन होते हैं, डिवीजन होने के बाद एक स्टेज बनती है मोरूला स्टेज, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला में ही एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट। ये कुछ स्टेजेस हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है जो ब्लास्टुला स्टेज है, और वो इम्प्लांट करता है, यूट्रस की वाल के साथ चिपकता है। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद आगे जो प्रोसेस शुरू हो जाती है वो हम गैस्टुला और गैस्टुलेशन, और गैस्टुलेशन के बाद जितनी भी प्रोसेस रहती हैं उसको हम गैस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं, गैस्टेशन पीरियड, जिसके अंदर क्या होता है, इम्ब्रियो बनता है और इम्ब्रियो से आगे फीटस बनता है, और फीटस जब यंग वन में डेवलप हो जाता है तो उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद मदर है जो वो उसको फीडिंग करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग, जिसको हम लैक्टेशन भी बोलते हैं, लैक्टेशन। तो ये कुछ इवेंट्स रहते हैं। इसके अलावा यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पे फीमेल्स के अंदर एक साइकिल रन होता है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके अलावा इस चैप्टर में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के हार्मोनल कंट्रोल का भी जिक्र किया हुआ है। हार्मोन्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, oogenesis में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन में। और जितने भी ये जायगोट बनने के बाद जितनी भी हमने प्रोसेस डिस्कस किए हैं, ये सारी किस में आती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और अब हम क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज डन फ्रॉम विच सेल? टेस्टिस की यदि हम बात करें, मेल के अंदर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा होता है, और जिसके अंदर इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेन रिप्रोडक्शन का जो मेन काम होता है वो गैमेट फॉर्मेशन होता है, और ये क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन का काम करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। और इसके अंदर 3 टाइप की सेल होती हैं, जर्म सेल जैसे यहाँ पे दी भी हुई है, गैमेट सेल्स या गैमेट फॉर्मिंग सेल्स भी बोला जाता है। गैमेट सेल्स को तो स्पर्म बोल देते हैं, और गैमेट फॉर्मिंग सेल हैं जो वो उनको जर्म सेल्स बोलते हैं, जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो स्पर्म मदर सेल्स होती हैं, और इनके अंदर फिर मियोसिस होता है, मियोसिस होके क्या बनती है, फिर स्पर्मेटोसाइट्स बननी शुरू हो जाती है, स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसके बाद लास्ट में स्पर्म बनते हैं। तो ये तो क्या है, हम बोल सकते हैं जर्म सेल्स हैं, जो कि हमारा जो गैमेट है उसको बनाने में रोल प्ले करेंगी। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी किसको, डेवलपिंग स्पर्म को, या इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस में जब भी नीड होगी न्यूट्रिशन की, उसको सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करती हैं। और इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम लेडिक सेल्स भी होता है, और इन्हीं का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन। और ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि मेलनेस के लिए जरूरी होता है, मेलनेस। जितने भी मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है प्यूबरिटी के टाइम। इसके अलावा जो स्पर्म फॉर्मेशन है, या फिर जिसको हमने नाम दिया था उस प्रोसेस का स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें भी यही रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो इंटरस्टिशियल सेल सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, यूरिनो मतलब यूरिन, और यूरिन को कौन लेके आता है, कौन सी ट्यूब लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिटर। और जेनिटल, जेनिटल मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स हम बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और इसमें मेल या फीमेल की बात नहीं की है, तो जस्ट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है, हालांकि यहाँ पे जितनी भी स्ट्रक्चर्स दी हैं लगभग वो मेल की बात की गई है। तो मेल से वास्ट डिफरेंस आती है टेस्टिस से, और वहाँ से यूरिटर आती है, और दोनों को मिलाने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे पता लग रहा है हमको, यूरिटर और इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी किसके लिए आता है, वास्ट डिफरेंस जब मिलती है
यूरिटर्स या यूरिथ्रा के अंदर, यूरिथ्रा को भी हम इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। इजैकुलेटरी मीन्स जो क्या करता है, सिक्रीट करता है, सिक्रीट सीमन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर जो भी सीमन को सिक्रीट करने वाली डक्ट है उसको हम यूरिथ्रा या फिर इजैकुलेटरी डक्ट भी बोलते हैं। तो इजैकुलेटरी डक्ट में यूरिथ्रा आके मिलती हैं, तो उस स्ट्रक्चर से ही आपका यूरिनो और जेनिटल ट्रैक्ट से आपस में ज्वाइन होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी है, और कुछ टर्म्स आपको मिलती जुलती यदि मिल जाती हैं तो वही हमारा आंसर करेक्ट करवा देती हैं। द मेन टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट क्या रहता है, एक असेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल के अंदर, उसका एक असेसरी पार्ट है। असेसरी क्या करेगा, ये मिल्क प्रोडक्शन करता है, मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क सिक्रीशन। और जब भी हम सिक्रीशन की बात करते हैं, सिक्रीशन करने वाले टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं, और ग्लैंडुलर टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट में। अब ये जो असेसरी पार्ट की बात की है ये ब्रेस्ट से रिलेटेड है। ब्रेस्ट क्या करता है, मिल्क फीडिंग या फिर ब्रेस्ट फीडिंग हम वर्ड यूज करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था डिलीवरी के बाद जो 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है उसमें यंग बेबी को मदर मिल्क ही प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो वो मिल्क प्रोडक्शन है वो ब्रेस्ट करती हैं, और ब्रेस्ट के अंदर जो भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम क्या रहते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। के बाद नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की किस स्टेज पे ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है वो किस स्टेज, स्टेज का मतलब इसने oogenesis की बात की है, oogenesis की किस स्टेज में। और जब oogenesis की बात करते हैं हम, ऊगोनिया होता है, ऊगोनिया, ऊगोनिया क्या होती हैं, हम बोल सकते हैं इनको ओवम मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, ओवम मदर सेल्स। और ऊगोनिया में यदि या फिर जिस ऊगोनिया के अंदर मियोसिस शुरू हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और इस प्राइमरी oocyte में आगे फिर मियोसिस जैसे वन होएगा, वन होने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बनेगी उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे। मतलब oogonia नॉर्मल सेल्स होती हैं जो कि माइटोसिस से बनी हुई होती हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके बनती हैं। किससे बनती हैं ये, जर्म सेल से। ओवरी के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं वो ऊगोनिया बनाती है, और जिस ऊगोनिया के अंदर मियोसिस शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। और जब प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो होती है सेकेंडरी oocyte। अब इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होती है, और ये अपने आप नहीं होती है, मियोसिस 2 होने के पीछे एक कंडीशन है कि जब स्पर्म एंट्री करेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, जब स्पर्म एंट्री करता है ओवम के अंदर तब ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो पाती है, और हमारी जो लास्ट स्ट्रक्चर है ओवम वो बनती है। तो डायरेक्ट ओवम रिलीज नहीं होता है, वैसे हम कहने के लिए ओवम बोलते हैं कि ओवरी से ओवम रिलीज होएगा, नहीं। ओवम के अलावा एक स्ट्रक्चर रिलीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। तो इस सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में जो ओवम है वो रिलीज होता है। इसके अंदर मियोसिस 2 जब कंप्लीट होता है उस स्ट्रक्चर को हम ओवम बोलते हैं। और ओवम यदि फर्टिलाइजेशन होएगी तभी बनता है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता। और जैसे ही ओवम बनेगा ये बहुत कम टाइम के लिए बनता है, और जैसे ही बनेगा स्पर्म का न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके क्या बना लेता है, जाइगोट। तो ओवम बहुत ही कम टाइम के लिए बनने वाली स्ट्रक्चर जिसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। इसके अलावा वो पहले सेकेंडरी oocyte होती है। फर्टिलाइजेशन यदि नहीं होता, इसी का डीजनरेशन होता है, सेकेंडरी oocyte का ही, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी oocyte है वो आंसर ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोरूला कंटिन्यूसली डिवाइड, मोरूला एक स्टेज होती है जब जायगोट बनता है, जायगोट के अंदर डिवीजन होते हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, इस तरीके से जो स्टेज आती है मोरूला स्टेज। मोरूला लगभग 8 to 16 स्टेज, सेल स्टेज को बोला जाता है, जब 8 से 16 सेल रहती हैं। उसके बाद एक स्टेज आ जाती है वो क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला में सेल्स बनती हैं जैसे 32, के बाद आगे सेल्स बनती रहती हैं, और इनके अंदर ब्लास्टोमेयर बनती हैं। जो सेल्स होती हैं उनको ब्लास्टोमेयर बोला जाता है।
और ब्लास्टोमेयर्स अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेती है, अपनी सेल्स को इस तरीके से अरेंज कर लेती है सर्कुलर वे में कि बाहर की तरफ तो एक ट्रोपोब्लास्ट लेयर बनती है, इस लेयर से क्वेश्चन बन जाता है ट्रोपोब्लास्ट, और अंदर कुछ सेल्स का इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं एक साइड में, इसको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। और बाहर की लेयर को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। और जो ये स्ट्रक्चर है ये किसकी है, ये ब्लास्टोसिस्ट की, ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे यदि ये ब्लास्टुला स्टेज बोल देता तो भी हमारा आंसर ठीक रहता, और इसने ब्लास्टोसिस्ट की बात की है वो भी हमारी ठीक है। हालांकि ब्लास्टोमेयर सेल्स को बोला जाता है, स्टेज को नहीं बोलेंगे, स्टेज को तो हम ब्लास्टुला बोलेंगे, लेकिन वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर करके एक पार्टिकुलर स्टेज पे जाती है, और इसी स्टेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी स्टेज है जो कि इम्प्लांटेशन को करती है। इम्प्लांटेशन मीन यूट्रस के अंदर आके चिपकती है ये स्टेज, और इससे ही आगे फर्दर डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं हम प्रेगनेंसी पीरियड है जो वो शुरू हो जाता है इसी स्टेज से, ब्लास्टोसिस्ट से। पिछले क्वेश्चन इनकी इसकी लेयर से बनते हैं, ट्रोपोब्लास्ट लेयर और इनर सेल मास, इनकी बात मैंने यहाँ पे कर भी दी। एक स्टेज का बोला है तो ब्लास्टोसिस्ट हमारा आंसर सही रहेगा। विच हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इन लेटर, लेटर का मतलब होता है फाइनल स्टेजेज, फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ तक चलता है, और इसमें पूछा है कि लास्ट वाली स्टेज में 9 मंथ जब कंप्लीट ड्यूरेशन पूरा हो जाता है तो उस केस में कौन सा हार्मोन स्क्रीट होता है। तो जब ये प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो जाता है तो डिलीवरी के लिए जो यंग वन है वो प्रिपेयर हो जाता है, और डिलीवरी करवाने के लिए जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम रिलैक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, नाम से ही पता लग रहा है, रिलैक्स करवाता है मसल्स को, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स हैं, या फिर जो वेजाइना, सर्विक्स या सर्विकल कैनाल, जिनको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, दोनों को मिला के इनके अंदर जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करवाता है, ताकि जो यंग वन है उसको पुश आउट किया जा सके बॉडी से बाहर। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है कब, लेटर स्टेज की बात की है, लेटर फेज मतलब लास्ट वाली फेजेज में। उसके बाद स्पर्म टेक्स हावर्स टू एंटर ओविडक्ट फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से रिलेटेड मैंने वर्ड यूज किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, या और ट्रैक में वेजिना, यूट्रस ये आ जाते हैं, सर्विक्स भी आ जाता है। सर्विक्स एक यूट्रस का ही पार्ट है। और जो इंसेमिनेशन वर्ड यूज किया था, इंसेमिनेशन रिलीज ऑफ सीमन इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब वेजिना और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जब हम डायग्राम देखते हैं तो वहां पे स्ट्रक्चर रहती हैं। तो यूट्रस से पूछा है ओविडक्ट, ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो इसको लगभग 5 to 6 आवर्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है आप, लेकिन याद रख सकते हो 5 to 6 आवर्स का जो टाइम है वो लगता है इसको, स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म की जो मूवमेंट है बहुत ही स्लो होती है, मूवमेंट बहुत स्लो करता है ये। और 5 से 6 घंटे, हालांकि वो डिस्टेंस बहुत कम होती है लेकिन फिर भी काफ़ी लग जाता है। ये फिगर दी हुई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इसके अंदर कुछ फिगर्स में पार्ट दिए हुए हैं, और उन पार्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारे 1 to 6 पार्ट हैं उनसे रिलेटेड कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। और यदि हम बात करें 6 की, तो 6 में क्या आएगा, वेजिना। 5th में क्या आएगा, सर्विक्स। उसके बाद 4th क्या है, 4th को हम बोल सकते हैं फिम्ब्रिया। और 3rd पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इनफेंडिबुलम। यदि डायग्राम में क्लियरिटी है तो आप तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 2 है जो वो क्या रहेगा, बीच से, यूट्रस की बीच से गया हुआ डायग्राम है, मतलब जो लाइन है, तो यह क्या रहेगी आपकी, मायोमेट्रियम। 3 लेयर होती हैं यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे हमने 6 के 6 देख लिए हैं क्या क्या है। और अब
इनका मैचिंग करते हैं कि हमारे जो आंसर हैं वो किसके साथ सही रहेंगे। तो सेकंड नंबर पे एंडोमेट्रियम इसने बोला है, सेकंड नंबर का क्या है हमारा मायोमेट्रियम है, फर्स्ट पे एंडोमेट्रियम है, ये तो नहीं ठीक। उसके बाद थर्ड पे क्या है इनफंडिबुलम है, फोर्थ पे ये फोर्थ है हमारा फीमरिया है, और पांचवें पे सर्विक्स है। हाँ तो ये हमारा जो हमने नाम देखे हैं उसके अनुसार हमारा जो आंसर है उसके कॉलम मैच करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आपको यदि नाम याद है तो वहां से सीधा मैच करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस ओकर। एक्सट्रूजन का मतलब रिमूव आउट भी बोल सकते हैं, फॉर्म भी बोल सकते हैं, रिमूव्ड आउट या फॉर्म्ड। जब हम बात कर रहे थे ऊजेनेसिस की, ऊजेनेसिस में अभी डिस्कस किया था ऊगोनिया होता है। ऊगोनिया में जिस ऊगोनिया के अंदर मियोसिस शुरू हो जाती है, मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊसाइट। ऊसाइट, बस टर्मिनोलॉजी का फर्क है। और जब ये मियोसिस कंप्लीट कर लेती है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेती है तो हमारी क्या बन जाती है, प्राइमरी। नहीं, जब ये स्टार्ट करती है तो उसको हम प्राइमरी ओसाइट बोलेंगे, और जब ये मियोसिस कंप्लीट कर लेती है तो उसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। और ये मियोसिस 2 कब कंप्लीट करेगी, सेकेंडरी oocyte मतलब एक पोलर बॉडी तो यहाँ से निकल जाती है जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होती है, और जब सेकंड मियोसिस कंप्लीट होएगी तब सेकंड पोलर बॉडी निकलेगी, मतलब इससे ओवम निकलेगा। और वो कंडीशन हमने अभी डिस्कस की थी कब, जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर कर लेता है लेकिन फ्यूजन नहीं होता है फर्टिलाइजेशन से पहले, लेकिन स्पर्म का आना बड़ा जरूरी है, तभी ये हमारी जो oogenesis प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। फर्टिलाइजेशन से पहले पोलर बॉडी को निकाल दिया जाता है बाहर, क्यों, ताकि हमारे जो क्रोमोसोम नंबर हैं, क्रोमोसोम नंबर उनको मेंटेन किया जा सके, मेंटेनेंस के लिए। और क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर दो प्रोसेस होती है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और एक फर्टिलाइजेशन। दोनों मिलके ही क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखती हैं प्रोजेनी में और पेरेंट्स में। गैमेटोजेनेसिस में क्या है, क्रोमोसोम नंबर को मियोसिस के द्वारा आधा कर दिया जाता है, रिडक्शन कर दिया जाता है, मतलब 2n बना दिया जाता है, और फर्टिलाइजेशन में वापस 2n मिलके, दो अलग अलग एन मिलके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले होनी चाहिए, तभी पोलर बॉडी को रिमूव किया जाएगा और ओवम का जो न्यूक्लियस है फिर स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। तो हमारा आंसर ए है वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम बोला है इसने, पेयर की बात नहीं की है, पेयर होता तो हमारा आंसर अलग हो जाता। 23 क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड कंडीशन, हैप्लॉइड या फिर एन कंडीशन की बात पूछी है इसने। और एन कंडीशन कब होएगी, जब हमारी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी होगी। और गैमेटोजेनेसिस से जो भी गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट्स बनेंगे जैसे स्पर्म एंड ओवम, और ओवम के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम सेकेंडरी oocyte भी बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। तो ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte, वहां पे हैप्लॉइड नंबर मिलेगा, स्पर्म में हैप्लॉइड मिलेगा। बाकी इससे पहले की जो स्ट्रक्चर है जैसे प्राइमरी oocyte भी आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा प्राइमरी क्रोमेटोसाइट भी पूछ सकता है, इसके अलावा जर्म सेल्स हैं जो, इसके अलावा ओगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेंगी वो डिप्लॉयड ही रहेंगी। जाइगोट डिप्लॉयड होता है, ये हम छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं। और सेकेंडरी oocyte अभी डिस्कस किया है, इसके अंदर ही हैप्लॉइड कंडीशन आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो सी सही रहेगा, क्योंकि इसने 23 क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या स्ट्रक्चर होती है, प्लेसेंटा एक इंटरकनेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड
यूट्रस ऑफ मदर, इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन रहता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ही क्या होता है, जो भी न्यूट्रिशन या फिर जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का, वो रहता है प्लेसेंटा के जरिए। और प्लेसेंटा एक ग्लैंडुलर टिश्यू भी है। ग्लैंडुलर क्यों? क्योंकि इससे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। और इसमें पूछा है कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है, तो इसमें जो एक हार्मोन है LH हार्मोन, LH एंड FSH, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, याद रखने पड़ेंगे। दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन कौन सिक्रीट करवाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस किन हार्मोन से सिक्रीट करवाता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के लिए कुछ हार्मोन सिक्रीट करवाता है जिसको हम GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन करते हैं, वहाँ से LH और FSH हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। और मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में सिक्रीट होते हैं ये। और ये फिर किस पे काम करते हैं, ओवरी इन केस ऑफ फीमेल एंड टेस्टिस। और यहीं से फिर जो टेस्टिस है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, और ओवरी है वो एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन सिक्रीट करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ओवरी भी सिक्रीट करता है, इसके अलावा हम देख रहे हैं प्लेसेंटा भी सिक्रीट कर सकता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, इसके अलावा प्लेसेंटा भी सिक्रीट कर सकता है। लेकिन LH हार्मोन है जो वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो LH के साथ सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द ओड वन। ओड मीन्स आपको कुछ ऐसी कंडीशन देखनी है इनमें जो बाकियों से मैच नहीं करती है। तो बाकियों में जैसे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये क्या होते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जेनिटिलिया के पार्ट होते हैं। में क्या क्या पार्ट आते हैं, जैसे माइनोरा मेजोरा भी आता है, इसके अलावा हाइमेन लेयर भी आती है, क्लिटोरिस भी आता है, क्लिटोरिस। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, में NCERT में भी इनके बारे में दी हुई है डिटेल। तो ये लेबिया माइनोरा मेजोरा फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आती है। हिमरिया हमने अभी डायग्राम में पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आता है। हिमरिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इन फंडीबुलम के पास प्रेजेंट होती हैं। ये इनफंडीबुलम अभी पढ़ाई है हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। इस्थमस, इस्थमस क्या है, ये भी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट होता है जो यूट्रस के साथ जुड़ता है। तो यदि हम बात करें फैलोपियन ट्यूब का, ये भी पार्ट है। इनफंडीबुलम वो पार्ट होता है जो ओवरी के साथ जुड़ता है। इसके अलावा एक पार्ट बीच में प्रेजेंट होता है, एम्पुला, वाइडर रीजन होता है, और यही वो रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होती है, एम्पुला में। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो कि किसके साथ जोड़ता है, उसको यूट्रस के साथ, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। इसके अलावा इनफंडीबुलम वो पार्ट होता है जो इसको ओवरी के साथ जोड़ता है। और फिम्ब्रिया क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो इनफेंडिबुलम के पास प्रेजेंट होती है। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आता है। इसके अलावा ये सारे जो हमने तीनों भाग पढ़े हैं ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट होते हैं। ये हमारा आंसर। ओड में यदि हम बात करें लेबिया माइनोरा, यदि आपको डिटेल पता है इन पार्ट्स की तभी आप आंसर के साथ मैच कर सकते हो। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, यदि इनसे रिलेटेड कुछ तीन टर्म आ जाती है और फिर एक पार्ट इनमें से कोई आ जाता, फिर हम ओड वन इन तीन में से लेते। अब लेबिया माइनोरा एक इनमें से सबसे ओड वन रहेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं टेबल से रिलेटेड, देखने से बहुत खतरनाक लगते हैं ये, कि पता नहीं क्या पूछ लिया आपसे। लेकिन टेबुलर क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, यदि आप इनको सोल्व करना चाहो तो ये आपके बस माइंड के साथ खेलते हैं, कि आपको बस डराने वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यदि आप इनमें से किसी एक का भी आंसर निकाल लेते हो, एक भी आपको पता है कि भाई यदि इसका मैच किसके साथ हो सकता है या फिर इसका किसके साथ है, तो वहीं से आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता है। इस पर टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं होती। और ये आपके स्कोरिंग क्वेश्चन भी होते हैं, मार्क स्कोरिंग, अच्छे से आप इनमें मार्क्स वो स्कोर कर सकते हो। अब हालांकि इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, आंसर यदि आप मैच करोगे वो मैच नहीं होंगे, लेकिन सोल्व कैसे करना वो आपको बता देता हूँ।
जैसे यहाँ पे कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ, 4 कॉलम दिए हुए हैं। और यहाँ से जब आप आंसर देखोगे, यदि आपके साथ रियलिटी में ऐसा कुछ कंडीशन बनती है कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो उसका ग्रेस मार्क आपको मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर में आपको आंसर मिल ही जाता है। और एक क्वेश्चन एक जगह से आपने यदि मैच कर लिया तो वहीं से आपको आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे ओवरी की बात करें, यहाँ पे जॉइंट्स कहाँ पे पूछा पूछा हुआ है, कहाँ प्रेजेंट होती है। यदि ये टर्म्स आपको समझ ना आए तो इसका फंक्शन भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। ओवरी का फंक्शन क्या होता है, ओवम प्रोड्यूस करना और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। इसमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पे ए बी सी डी दिए हुए हैं, यहाँ पे पी क्यू आर एस हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिया हुआ, और यहाँ पे 1 2 3 4 दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे ओवरी ए पे है और उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या है, जेड है। तो यदि इसमें आप ए और जेड को कहीं मिला लेते हो तो वहां से भी आप डायरेक्ट उस आंसर को तरफ पहुंच सकते हो। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, केवल ओवरी कितनी है, 2 होती है, नंबर बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर कॉलम्स में दी हुई है उनके बारे में पार्टिकुलर डिटेल, और नीचे आपको अलग अलग में कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। यदि आप किसी एक कॉलम को एक कॉलम से मैच कर लेते हो तो वहां से भी आपका आंसर आ सकता है। फिर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो कि डायरेक्ट आंसर का क्या रहेगा। जैसे टाइम कंज्यूमिंग एक बार होती है, लेकिन आपको पेपर के अंदर ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। केवल जो भी आपको कॉलम आते हैं उनको आपस में मैच करो और वहीं से आप देखोगे कि डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाता है। दो को मिलाओगे तो चेक करो किस में मिल रहा है, और बाकी के आंसर आप डायरेक्ट उसमें से मैच कर सकते हो, हर एक को मिलाने की बजाय। द मेन फंक्शन ऑफ मैमिलियन कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, जब हम oogenesis पढ़ते हैं तो वहां पे ग्राफियन फॉलिकल बनती है, ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी होता है oogenesis के टाइम, जिसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल बनती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, और टर्सरी में एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बनती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एंट्रम, एंट्रम, एंट्रम बनता है। और इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। इसी ग्राफियन फॉलिकल से क्या होता है, सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकलती है, सेकेंडरी oocyte, ओवम नहीं बोलेंगे हम, सेकेंडरी oocyte ही बोलेंगे। और सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना ग्राफियन फॉलिकल से क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। और जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाती है, तो बची हुई स्ट्रक्चर है, या फिर बोल सकते हैं जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स है जो, उसी को क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम भी एक ग्लैंडुलर टिश्यू का काम करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। इसमें से भी कुछ हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं, और मेन हार्मोन इसमें से अभी मैंने डिस्कस किया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है ये। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके अलावा और कौन सिक्रीट कर सकता है, अभी हमने बात की थी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी ये डिस्कस स्टोर कर मतलब सिक्रीट कर सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन अभी पढ़ा था हमने, ओनली जहाँ पे वर्ड आ जाते हैं वहाँ पे बताया था आपको इससे पहले कि जो पार्ट्स हैं उनके अंदर भी यहाँ पे आंसर आपके सही नहीं रहते हैं। तो HCG ये हार्मोन है वो भी किसके द्वारा सिक्रीट होता है, ये आपका प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन ये हार्मोन आपका ओवरी सिक्रीट करती है, और रिलैक्सिन हार्मोन ये भी ओवरी ही सिक्रीट करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच इज नॉट रेवलेंट फॉर, रेवलेंट मतलब करेक्ट या लॉजिकल भी बोल सकते हैं, या फिर सही भी बोल सकते हैं, राइट भी बोल सकते हैं। तो फॉर 1 to 14 डेज, 1 से 14 दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं, उस केस में ये जो लेवल दिए हुए हैं हार्मोन्स के, हार्मोनल जो लेवल हैं वो दिए हुए हैं, और उनमें हमने बताना है कि कौन सी, यहाँ पे नॉट रेवेलेंट मतलब इनकोरेक्ट है, नोट बोला हुआ है ना, तो इनकोरेक्ट भी बोल सकते हो, या फिर अनलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा। तो इसमें कुछ हार्मोन्स के लेवल हैं, LH एंड FSH, ये अभी डिस्कस किया था। पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स। इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन,
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, ये क्या रहते हैं, ये ओवरीन हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्ट्रोन इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम और एलएच, बाकी तो सारे वही हैं जो मैंने डिस्कस किया। दो हार्मोन्स के बारे में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका एक चार्ट देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो एफएसएच और एलएच दो हार्मोन डिस्कस किए हैं, ये पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं और ओवरियन हार्मोन। और ये 1 2 3 4 5 ये कितने तक है, 28 डेज तक, 1 से लेके 28 डेज में जो भी साइकिल कंप्लीट होता है उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फीमेल्स के अंदर होता है हर 28 डेज। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये साइकिल बंद हो जाता है गेस्टेशन पीरियड तक, और उसके बाद एक्स्ट्रा 6 मंथ का टाइम भी रहता है जो कि लैक्टेशन पीरियड होता है। जब इंटेंस लैक्टेशन होती है उस केस में ये बंद रहता है, वरना ये कंप्लीट लाइफ। और कंप्लीट लाइफ में भी बात करें तो एक मिनार्क स्टेज होती है जिसमें फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कब, एट द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी। फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी पीरियड जब शुरू होता है लगभग 11 to 12 ईयर्स में, तब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको मिनार्क बोलते हैं। और लास्ट वाला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये लगभग 45 to 50 ईयर्स तक की लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीनोपाज भी बोल सकते हैं। तो मीनार्क और मीनोपाज क्या है, फर्स्ट और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं। इसके अलावा हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 डेज हैं, वो किस तरीके से कंप्लीट होते हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे 1 से लेके 14 दिन तक, मतलब आपसे ये वाला फॉर्मेट पूछा हुआ है इसमें, फर्स्ट का फॉर्मेट है। और इसमें आपसे पूछा है कि कौन से हार्मोन्स का जो लेवल है ज़्यादा है, कौन से का कम है। इस केस में यदि हम देखें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल तो कोई ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट ही है। और यदि हम एफएसएच और एलएच की बात करें, एफएसएच और एलएच, एफएसएच इसके अंदर जो रेड कलर में है वो है और ब्लू कलर में एलएच है। इनका लेवल लास्ट वाली स्टेजेस में बढ़ना शुरू होता है, इसके अलावा ये भी कांस्टेंट रहते हैं। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये बढ़ना शुरू होता है, वो भी कब, लगभग 10 डेज का, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो 10th डे होता है ना उस टाइम ही बढ़ते हैं। इसके अलावा ये लगभग कांस्टेंट ही रहते हैं। अब देख लेते हैं एलएच हाई लेवल, एफएसएच लो लेवल, एस्ट्रोजन हाई लेवल, एस्ट्रोजन लो लेवल। एस्ट्रोजन का लेवल यदि हम बात करें इसके अंदर, इस चार्ट के अंदर एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहता है, हाई होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एलएच का हार्मोन जो लेवल है वो थोड़ा लास्ट में हाई होता है। तो यहाँ पे लो लेवल हम वो नहीं देख सकते इसमें, मोस्ट इरिविलेंट, मतलब सबसे गलत ढूंढना इसमें, हालांकि कहीं पे हाई है कहीं पे लो है, इस तरीके से तो यदि आप ढूंढोगे तो पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं पहुंचा पाओगे। एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो लो नहीं है। सबसे ज़्यादा हमको जो इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा इंक्रीज है जो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बढ़ना जो शुरू होता है ना वो एस्ट्रोजन का लेवल ही है। तो इसका हाई लेवल रहता है ना कि लो लेवल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, हाई, नोट है ना, तो लो के साथ हमारा जो आंसर है वो ठीक रहेगा, इनकरेक्ट इसने पूछा है। और प्रोजेस्ट्रोन हाई लेवल, प्रोजेस्ट्रोन का लेवल हम देख सकते हैं इसके अंदर, प्रोजेस्ट्रोन का लेवल क्या रहता है, कांस्टेंट। और बढ़ता कब है वो, आफ्टर 14 डेज, 14 डेज के बाद बढ़ना शुरू होता है, कब, जब कॉर्पस ल्यूटियम नाम की स्ट्रक्चर बनती है। और कॉर्पस ल्यूटियम जैसे जैसे डिजनरेट होना शुरू हो जाती है तो इसका लेवल गिरना शुरू हो जाता है। तो जो प्रोजेस्ट्रोन का लेवल होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन के साथ बढ़ेगा और उसके जैसे वो डिजनरेट होएगा उसके साथ घटना शुरू हो जाएगा। आज के सेशन के लिए इतने क्वेश्चन रहेंगे। 1 to 15 हमने आज फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद 16 to 30 सेकंड पार्ट में रहेंगे, और 31 to 40 इसके भी हम 3 पार्ट्स ही डिस्कस करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की, ताकि एक बार यदि कोई क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है वो चैनल के साथ कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। मच